तो कहानी की शुरुआत में हमें 1790 का समय दिखाया जाता है। हमें एक कबीले को दिखाया जाता है जो जंगल में रहते हैं। इसी कबीले के एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नारो है। जब वो जंगल में दवाई को बना रही थी तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है और जब वो उस आवाज की तरफ जा करके आसमान में देखती है तो उसे एक उड़न तस्करी दिखाई देती है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें नारो के भाई ताबे को दिखाया जाता है। ये लोग शिकार करने के लिए जंगल में आए थे। यहाँ पर वो अपने भाई को बताती है कि उसने आसमान में बहुत ही अजीब चीज देखा। तो उसका भाई कहता है कि वो कोई उल्का पिंड होगा जो जमीन पर गिर रहा था। तुम्हें उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम अपने शिकार पर ध्यान दो। अगर तुम्हें एक बेहतर शिकारी बनना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसके बाद नारो अपने शिकार को लेकर के अपने कबीले की तरफ आ जाती है जहाँ पर नारो की माँ दवाई बना रही थी और वो नारो को भी दवाई बनाना सिखाती है। उसकी माँ कहती है कि शिकार करना इतना आसान काम नहीं है, तुम एक लड़की हो और तुम्हें लड़कियों वाले ही काम करना चाहिए। जिसके बाद नारो कहती है कि मैं एक दिन एक अच्छी शिकारी बनकर रहूंगी। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें एक उड़न तस्करी को दिखाया जाता है जो हवा में गायब हो जाती है और उसी में से एक अजीब दानव बाहर निकलता है जो खुद को गायब कर लेता है। इसके बाद हमें नारो को दिखाया जाता है जो जंगल में से दवाई के सामान को लेकर के अपने कबीले में वापस आती है और तभी उसके कबीले के लोग उसे बताते हैं कि कोमी को एक शेर उठा करके लेके गया है। इसके बाद ये सभी लोग कोमी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं और नारो भी अपने डॉग के साथ कोमी को ढूंढ रही थी। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें जंगल में ही एक चूहे को दिखाया जाता है। उसके ठीक सामने एक सांप था जो उस चूहे का शिकार करता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो दानव आ जाता है और वो उस सांप का शिकार कर लेता है। शिकार करने के बाद वो सांप के खाल को ही उतार देता है। खैर नारो अपने डॉग की वजह से कोमी को ढूंढ लेती है। शेर ने अपने पंजों से उसके ऊपर हमला किया था। नारो उसकी दवाई करती है और इसके बाद ये लोग उसे उठा करके कबीले की तरफ लेके जाने लगते हैं। उसी समय ताबे कहता है कि मैं वापस नहीं लौट सकता हूँ, मैं उस शेर को मार करके ही वापस आऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो वो हमारे कबीले के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसके बाद बाकी के लोग कोमी को लेकर के कबीले की तरफ जाने लगते हैं। जाते वक्त रास्ते में नारो एक जानवर को मरा हुआ पाती है और उसके ठीक कुछ ही दूर पर वो सांप भी मरा हुआ था जिसकी खाल को उस दानव ने उधेड़ दिया था। यह देख करके नारो को भी बहुत हैरानी होती है। वो ये सोचने लगती है कि आखिर सांप की खाल को कोई इस तरीके से कैसे उधेड़ सकता है। यह सब देख करके नारो काफी डर जाती है और उसे अपने भाई की चिंता होने लगती है। इसलिए वो अपने भाई को ढूंढने के लिए वापस जंगल की तरफ भाग करके चली जाती है। जंगल में उसे उसका भाई मिल जाता है और नारो उसे सब कुछ बताती है जो उसने अपनी आंखों से देखा था। तो ताबे कहता है कि कोई जानवर होगा जिसने ऐसा किया था, हमें ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए, हमें वो सब छोड़ करके अब हमें शेर का शिकार करना चाहिए। मैंने शेर के गुफा को ढूंढ लिया है और अब हमें उसे मारना है। नारो अपने दोस्त के साथ पेड़ पर जाकर के बैठ जाती है, लेकिन उसी समय कोई अदृश्य चीज उसके दोस्त को नीचे की तरफ धक्का दे देती है। उसे सोचने समझने का कोई मौका नहीं मिलता है क्योंकि तभी यहाँ पर शेर आ जाता है और नारो के ऊपर हमला करने लगता है। नारो इस समय पेड़ के ऊपर थी और वो शेर उसके बहुत करीब आ रहा था। नारो को डर इसलिए लग रहा था क्योंकि उसने कभी किसी का शिकार नहीं किया है। खैर तभी वो शेर नारो के ऊपर हमला करता है और वो नीचे गिर करके बेहोश हो जाती है और कुछ समय के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपने कबीले में पाती है जहाँ पर उसकी माँ थी। उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कबीले तक लेके आया, मैंने तुमसे कहा था कि तुम शिकार करने के लिए मत जाओ, तुम उसके काबिल नहीं हो, शिकार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। खैर अब यहाँ पर सीन कट करके हमें ताबे को दिखाया जाता है जो शेर का शिकार करके अपने कबीले में आता है। कबीले के सारे लोग उसे देख करके काफी खुश थे और उसके पिता भी बहुत खुश थे। इसके बाद उसके पिता जो कि यहाँ के सरदार थे, अब वो ताबे को यहाँ का सरदार बना देते हैं। उसकी हिम्मत को देख करके उसे इस काबिल समझते हैं कि वो यहाँ के सभी लोगों की हिफाजत करेगा। खैर वहाँ पर नारो भी थी और इन सब चीजों से नारो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इस समय इस बात को सोच रही थी कि आखिर जंगल में कौन था जो अदृश्य था और वो कौन है जो जानवरों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। इसी बात का पता लगाने के लिए वो अगले दिन सुबह में अपने डॉग को लेकर के जंगल की तरफ निकल जाती है। वो जंगल में जा करके छानबीन करती है और सबूत को ढूंढने की कोशिश करती है। उसे जंगल में काफी बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो किसी भालू या और जानवर का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें एक खरगोश को दिखाया जाता है। उसके ठीक पीछे एक भेड़िया खड़ा था जो उस खरगोश का शिकार करना चाहता था और यहाँ पर वो दानव भी था जो
जो उस भेड़िए को देख रहा था। अब भेड़िया उस खरगोश का शिकार करने के लिए उसके पीछे भागता है और उसे दबोच लेता है, लेकिन उसी समय वो दानव आकर के उस भेड़िए के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से खरगोश की जान बच जाती है और वो यहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब ये जो दानव था वो भेड़िए को जिंदा नहीं छोड़ता है, वो उसे जान से मार देता है। उसे मारने के बाद वो उसके सर को उखाड़ करके अपने साथ लेकर के जाता है। उसे ले जाने के बाद उसके सर पर जो खाल थी किसी चीज से उसके खाल को हटा देता है और सिर्फ भेड़िए के कंकाल को ही अपने पास रखता है। अब हमें जंगल में फिर से नारो को दिखाया जाता है जो सबूत को ढूंढ रही थी, लेकिन वो खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, इसलिए वो आगे जा करके एक दलदल में फंस जाती है। अच्छी बात यह थी कि उसने अपने कुल्हाड़ी में रस्सी को बांध करके रखा था, जिसके बाद वो अपने कुल्हाड़ी को रस्सी के साथ सामने वाले लकड़ी के पास फेंकती है ताकि वो फंस जाए। वो कई बार कोशिश करती है लेकिन हर बार नाकामयाब रहती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमें हार नहीं मानना चाहिए, इसलिए नारो भी हार नहीं मानती है। आखिरी बार में वो कुल्हाड़ी जा करके लकड़ी के बीच में फंस जाती है, जिसके बाद नारो रस्सी को घिसते हुए उस दलदल से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो अपने शरीर को साफ करने के लिए पास के नदी के पास जाती है। यहाँ पर उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है और जब वो जाकर के चेक करती है तो एक भालू एक जानवर को खा रहा था। यह देख करके नारो उस भालू का शिकार करने के लिए नीचे की तरफ आती है, लेकिन वो चूक जाती है और भालू उसे देख लेता है। इसके बाद वो जा करके पानी की तरफ भागती है और उसमें डूब जाती है। वो एक होल के जरिए जमीन की तरफ निकलती है। उसके ऊपर चारों तरफ लकड़ी रखा हुआ था, इसलिए भालू उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। और तभी यहाँ पर वो दानव आ जाता है जो भालू के ऊपर हमला करके उसे मारने लगता है। भालू भी उससे फाइट करता है और उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा भालू उस दानव के सामने हार जाता है। भालू को मारने के बाद दानव उसे उठाता है और उसके खून से नहाता है। इसी बीच मौका देख करके नारो पानी के रास्ते से यहाँ से भागने लगती है, लेकिन उस दानव ने नारो को देख लिया था। अब पानी से बाहर निकलने के बाद नारो वापस से जंगल की तरफ जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर उसके कबीले के लोग आ जाते हैं जो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो, और उससे ये भी कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ इसी समय कबीले की तरफ चलना होगा। लेकिन वो कबीले में जाने से इनकार कर देती है, जिसके बाद उसके कबीले के लोग जबरन उसे पकड़ लेते हैं और उसे बांध देते हैं। वो यहाँ पर ये भी कह रही थी कि वो तुम सबको मार देगा, उसने भालू का शिकार किया है। उसी समय इन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है, ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ से जा रहा है, और जब ये लोग चेक करते हैं तो वो तो जंगली चूहे थे। और उसी समय इस लड़के के शरीर पर 3 अलग अलग लेजर लाइट आकर के पड़ती है, जिसमें से तीर निकलती है और इस लड़के को जान से मार देती है। यह देख करके उसके बाकी के दोस्त भी डर जाते हैं और हवा में तीर चला करके उस दानव के हाथ को देख लेते हैं। उसी समय वो दानव सामने आ जाता है और ये लोग उस दानव को देख करके बहुत डर जाते हैं। ये दोनों जा करके उस दानव को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दानव अकेले ही इन दोनों को मार गिराता है। मौका देख करके नारो अपने मरे हुए दोस्त के पास जाती है और उसके पास से कुल्हाड़ी को लेकर के अपने हाथों में बंधी रस्सी को काट लेती है, और इसके बाद वो उस दानव से बचने के लिए यहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो दानव ठीक नारो के पीछे पड़ा हुआ था। कुछ दूर आगे जंगल में जाने के बाद उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो अब नीचे गिर जाती है और अब वो भाग नहीं पा रही थी। तभी यहाँ पर वो दानव उसके बहुत करीब आ जाता है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं पहुँचाता है, बल्कि वो यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर कुछ अलग कबीले के लोग आते हैं जो नारो के ऊपर हमला करके उसे बंदी बना करके अपने कबीले की तरफ लेकर के जाते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसे एक कैद खाने में कैद करके रखा गया है। इस कबीले का जो सरदार था तोमियो, वो अपने लोगों से कहता है कि जा करके उस लड़की से पूछो उसने क्या देखा। इसके बाद उसके लोग नारो से पूछते हैं कि तुम उस दानव के बारे में हमें सब कुछ बता दो, जिसके बाद हम तुम्हें यहाँ से सही सलामत छोड़ देंगे। जिसके बाद नारो कहती है कि मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगी। यह सुनने के बाद तोमियो उसके भाई ताबे को लेकर के आता है और इसके बाद वो उसके भाई को तकलीफ देने लगता है। इसके बाद ये लोग जा करके इन दोनों को एक पेड़ के सहारे से बांध देते हैं और कुछ समय के बाद वो दानव इस जगह पर आता है। जब वो आगे की तरफ जाता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। दरअसल इस ट्रैप को तोमियो के लोगों ने ही लगाया था ताकि ये लोग मिल करके उस दानव को पकड़ सकें। लेकिन शायद इन लोगों को ये बात नहीं पता था कि ये लोग अपनी मौत को दावत दे रहे थे। इसके बाद वो दानव अपने आप को आजाद करके इन लोगों को बहुत ही बुरी मौत मारता है। उस दानव के पास ऐसे ऐसे हथियार थे जो इंसानों के पास बिल्कुल भी नहीं थे। इसी वजह से सारे इंसान उस दानव के सामने हार जाते हैं। नारो को एक ट्रैप दिखाई देता है। वो पैर से जैसे तैसे करके उस ट्रैप को अपने पास खींचती है
है। इसके बाद वो अपने रस्सी को ट्रैप के बीच में रख करके उस पर एक पत्थर फेंक देती है। जैसे ही पत्थर उस पर गिरता है ट्रैप बंद हो जाती है, रस्सी कट जाता है और ये लोग आजाद हो जाते हैं। जिसके बाद नारो सबसे पहले अपने डॉग को छुड़ाने के लिए कबीले की तरफ जाती है। उसके डॉग को कबीले के लोगों ने बांध करके रखा था। कबीले को छोड़ करके जाने से पहले ये लोग डॉग को मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर नारो आकर के इनके ऊपर हमला करके इन लोगों को मारने लगती है। यहाँ पर दो लोग थे जिनको नारो बहुत ही बुरी तरीके से मारती है। इन लोगों को मारने के बाद वो अपने डॉग को छुड़ा लेती है और अपने पैरों पर दवा लगाने लगती है। जब वो दवा लगा रही थी तभी उसके सामने एक इंसान गन लेकर के खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे भी उस दवा की जरूरत है, मेरे पैरों में चोट लगी हुई है। अगर तुम मुझे वो दवा लगाती हो तो मैं ये तुम्हें गन दे दूंगा और तुम्हें चलाने भी सिखाऊंगा। नारो उसकी बात को मान लेती है और वो जा करके उसके पैरों पर दवा लगाती है। इसके बाद वो इंसान नारो को अपनी गन देता है और उसे चलाने के लिए भी सिखाता है। लेकिन तभी इन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद नारो जा करके छुप जाती है और अब ये इंसान भी कबीले की तरफ भाग करके जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो दानव आ जाता है और उस दानव को देखने के बाद ये इंसान मरने की नाटक करता है। दानव को देख करके नारो जा करके पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। दानव आगे बढ़ने के लिए जैसे ही अपने पैर को आगे बढ़ाता है तो उसका पैर उस इंसान के पैर पर जा करके गिर जाता है, जिस वजह से उस इंसान को तकलीफ होती है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद वो दानव उसे जान से मार देता है। इसके बाद नारो का डॉग उस दानव को देख करके भौंकने लगता है। वो दानव डॉग को मारने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर ताबे आ जाता है और उस दानव के ऊपर हमला कर देता है। उस दानव का जो मास्क था वो नीचे गिर जाता है और उसमें से जो तीर निकल रहा था वो पेड़ में जाकर के लग रहा था। ताबे उस दानव को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दानव मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ताबे उसके ऊपर लगातार हमला कर रहा था, जिसके बाद वो दानव अपने आप को गायब कर लेता है। अब वो गायब होने के बाद दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से ताबे को मार देता है। इसके बाद वो दानव नारो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी दोबारा ताबे उठ करके उस दानव के पैर पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो दानव ताबे को जान से मार देता है और इसी बात का फायदा उठा करके नारो यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ताबे की माँ के पास भी खबर आता है कि उसका बेटा जंग में मारा जा चुका है। यह सुन करके उसकी माँ बहुत निराश हो जाती है और वो रोने लगती है। नारो ने एक बात नोटिस किया था कि वो दानव शिकार का नहीं बल्कि शिकारियों का शिकार कर रहा है, मतलब जो दूसरों का शिकार कर रहे हैं वो उनका शिकार कर रहा है। खैर तभी पानी के किनारे नारो को तोमियो दिखाई देता है। उस दानव को मारने के लिए नारो के दिमाग में एक प्लान था। वो जा करके तोमियो के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और इसके बाद वो उसे लेकर के जंगल की तरफ आती है। उसका पैर कटा हुआ था, इसलिए वो चल नहीं पा रहा था। यहाँ पर नारो तोमियो से कहती है कि मैं तुम्हारे जरिए उस दानव का शिकार करूंगी। तोमियो के हाथ में एक गन था और वो उस गन से नारो को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पर वो दानव आ जाता है और वो तोमियो को एक शिकारी समझता है। वो गन तो चलती नहीं है क्योंकि नारो ने उस गन में गोली नहीं डाली थी, वो तो बस किसी भी तरीके से तोमियो को फंसाना चाहती थी। अब ये दानव तोमियो को शिकारी समझ रहा था, इसलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो तोमियो को मारने के लिए ठीक नारो के करीब से गुजरता है। जब वो दानव तोमियो को मार देता है तो पीछे से गन लेकर के नारो उस दानव के सर पर गोली चलाती है, जिसकी वजह से उसका मास्क निकल जाता है। मौके का फायदा उठा करके नारो उस मास्क को उठाती है और लेकर के यहाँ से भाग जाती है। वो जंगल की तरफ भाग करके जाती है और उस दानव को मारने के लिए ट्रैप बिछाने लगती है। और कुछ समय के बाद वो अपने मास्क को लेने के लिए वो नारो के पास आता है उसे मारने के लिए। इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और नारो उसके हर एक वार से बच जा रही थी। इसी बीच वो दानव नारो को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन गलती से उसके हथियार से उसका ही हाथ कट जाता है। अब उस दानव का एक हाथ कट चुका था और अब वो एक ही हाथ से फाइट कर रहा था। नारो को पता था कि वो अपने हथियार से इस दानव को नहीं मार पाएगी, इसलिए वो अपने पीछे उसे भगाती है और उस दानव को ला करके उसी दलदल में फंसा देती है जहाँ पर वो फंसी हुई थी। यहाँ पर वो दानव बहुत गुस्से में था और वो नारो को मारने के लिए अपने हथियार को निकालता है और वो जैसे ही हथियार को चलाता है तो उसके मास्क में से तीर निकलता है और वो तीर आ करके सीधा उस दानव को लगता है, क्योंकि उसका जो मास्क था नारो ने ठीक उसके पीछे रखा हुआ था। इस तरीके से नारो ने इतने बड़े दानव को मार गिराया और अगले दिन सुबह होने के बाद वो उसके सर को लेकर के अपने कबीले की तरफ आती है। उसने इस दानव को मार करके कबीले के वासियों की जान बचाई और इस तरीके से उसने अपने भाई का बदला भी ले लिया था। कबीले के सभी लोग नारो को देख करके बहुत खुश होते हैं। उसके पिता फैसला करते हैं कि वो एक अच्छी शिकारी बन सकती है। इसके बाद नारो को यहाँ का सरदार बना दिया जाता है और अब वो अपने लोगों की हिफाजत करेगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।